मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन मेरी बात नहीं हो रही थी। मेरा शौहर दूसरे शहर गया तो मेरा देवर कहता, भाभी ये दम किया हुआ लड्डू है, इसको 7 दिन खाने से भाई के आते ही हमल ठहर जाएगा। मैंने वो लड्डू खा लिए और मुझे हमल ठहर गया। जब बच्चा हुआ तो मेरे देवर ने शोर डाल दिया कि ये बच्चा मेरा है, और जब डीएनए टेस्ट करवाया तो कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो मेरा नाम हया है। मैं बहुत ही खूबसूरत थी और मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई जहाँ पर सिर्फ मेरा शौहर और मेरा देवर ही रहता था। मेरे ससुर बाहर के मुल्क में होते थे, ये लोग बहुत अमीर थे। मेरी सास भी नहीं थी। पहले मुझे बहुत खुशी हुई थी कि इस घर में कोई सास नहीं है, कोई नंद नहीं है, कोई जेठानी नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये घर सिर्फ मर्दों का घर था। मैं अपनी कोई भी बात किसी से नहीं कर सकती थी। शौहर भी मेरा काफी संजीदा मिजाज किस्म का था। मेरे माँ बाप भी मेरी शादी करके इस मुल्क से चले गए, क्योंकि वो मेरी शादी करवाने के लिए ही यहाँ आए थे। हम पहले कतर में रहते थे। मेरे माँ बाप मुझे पाकिस्तान में ब्याहना चाहते थे ताकि मैं अपनी मिट्टी से करीब रहूं। करीब तो मैं हो गई, लेकिन मैं बहुत परेशान रहती थी। इसी परेशानी की वजह से मेरे यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई थी। डॉक्टर कहते थे आपको खून की कमी है, आप उदास रहती हैं, अपना माहौल बदले, रहन सहन बदले, कहीं बाहर आए जाएं, वो काम करें जिससे आपको खुशी मिले। लेकिन मेरा शौहर ऐसा काम करता था कि वो एक दिन की छुट्टी भी नहीं कर सकता था। इस घर में मेरा देवर ही था जो मेरे साथ कोई बात कर लेता था। वो मेरी उम्र का था, देखने में बहुत हसीन था। मेरे शौहर के मुकाबले में एक अच्छा इंसान भी था, हंसी मजाक भी करता था, लेकिन उसकी अपनी दुनिया थी जिसमें वो मेरे लिए वक्त नहीं निकाल सकता था। वो यूनिवर्सिटी चला जाता था, जाता था, अपने दोस्तों को वक्त देता था या फिर अपने फोन में मसरूफ रहता। मैं सोचती थी कि कब वो फारिग होकर आएगा और मेरे साथ बातें करेगा तो मेरा कुछ वक्त अच्छा गुजर जाएगा। वो बातें बहुत अच्छी करता था। उसका नाम हमाद था। कभी कभी हम देवर भाभी कोई प्लान कर लेते थे, वो कोई खाने की चीज ले आता, कोई पिज्जा वगैरह, तो हम मिलकर पिज्जा खाते, इधर उधर की बातें करते, तो वक्त अच्छा गुजर जाता। ये बात मेरे शौहर को भी पता थी। मेरा शौहर कहता था उसे थोड़ा दूर रहा करो। मैंने कहा कि वो कोई गैर तो नहीं है, इसी घर में रहता है। तो कहने लगा कि ठीक है, लेकिन ज्यादा बातें मत किया करो। मैं अपने शौहर से कह देती कि मैं कोई बात नहीं करती, लेकिन असल में हम आपस में बातें भी किया करते थे और हमारी जिंदगी इसी तरह चल रही थी। मेरी शादी को काफी वक्त गुजर गया, या वक्त का पता ही नहीं चला। 10 साल हो गए, लेकिन मेरे घर में अभी तक औलाद नहीं थी। मैं 5 मशहूर होती जा रही थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आपके साथ इतना मसला नहीं है, आपके यहाँ औलाद हो सकती है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आज ही अपने शौहर से बात करें कि वो आपका माहौल बदले, आपको किसी पुरसुकून जगह पर ले जाए। लेकिन जब मैंने ये बात अपने शौहर से की तो मेरे शौहर ने मुझे एक नई खबर सुना दी। उसने कहा कि मुझे तो काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है और मैं वहीं पर रहूंगा, शायद 9-10 महीने के लिए। जब उसने ये बात कर दी तो मैं उसके बाद क्या कह सकती थी, क्योंकि मेरे शौहर की बात आखिरी बात होती थी। वो एक दफा जो कह देता था फिर वही होता था। कह दिया कि ठीक है, आपका सामान पैक कर देती हूँ। मेरा शौहर शहर से बाहर चला गया और अब मैं घर में अकेली रहने लगी। लेकिन इन्हीं दिनों मेरे देवर ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। पर जाते हुए मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैंने दुकान वाले को घर का नंबर दे दिया है, कोई भी चीज चाहिए हुई तो तुम फोन करना, वो चीजें घर दे जाएगा। मैंने कहा कि चीजें मंगवाने की क्या जरूरत है, हमाद मुझे ला दिया करेगा। तो मेरे शौहर ने कहा कि तुमने उससे कोई चीज नहीं मंगवानी और उससे बात भी नहीं करनी। वो अपने काम से काम रखे, तुम अपने काम से काम रखना। उसके लिए खाना बनाने की जरूरत भी नहीं है, वो बाहर से खा लेगा। मैंने कहा कि क्या हो गया है आपको? कहने लगी कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुमने मेरी बात माननी है। मैं जो कह रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात हुई है? तो कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई, बस मैंने तुम्हें बता दिया है कि उससे दूर रहना। मेरी एक चची उम्रे पे गई है, वो जब वापस आएंगी तो वो भी तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाएंगी, तुम्हारा ख्याल रखेंगी, तुम्हारा दिल नहीं घबराया करेगा। अजीब बात थी कि मेरा शौहर जाने से पहले मेरे देवर से मिलकर भी नहीं गया था। शायद भाइयों के बीच में कोई नाराजगी थी, लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा देवर छोटा था और मेरे शौहर ने हमेशा इसका एहसास किया था। मुझे लगा कि कोई छोटी सी बात होगी, आपस में दोनों भाई हल कर लेंगे। लेकिन मैं अपने शौहर की ये बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी कि मैं अपने देवर से बात न करती। मैंने उससे बात भी करनी थी, हमने मिलकर गेम्स भी खेलनी थी और हम लोगों ने साथ मिलकर रहना भी था। जब मेरा शौहर चला गया तो मेरा देवर एक दिन मेरे पास एक लड्डू लेकर आया। कहने लगा आप इसे खाएंगी तो आपके यहाँ भाई के वापस आते ही हमल ठहर जाएगा। वैसे तो मैं अपने देवर से इस तरह की बात नहीं करती थी, लेकिन मेरा ये देवर कुछ अलग किस्म का था। हम एक दूसरे से दोस्तों की तरह बात कर लेते थे। उसने कहा कि बहुत वक्त हो गया है, भाई को एहसास नहीं है, आपका इलाज करवाते नहीं है, आपको कहीं दम करवाने भी नहीं लेकर जाते हैं, लेकिन मैं इस घर में एक बच्चे को देखना चाहता हूँ ताकि आपके चेहरे की उदासी खत्म हो जाए, इसलिए मैं ये दम करवा के लाया हूँ। 7 दिन तक आपको ये खाना होगा, उसके बाद भाई आएगा तो खुशखबरी भी मिल जाएगी। अपने देवर का मैंने शुक्रिया अदा किया और उसे ये भी कहा कि तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो जिसने इतना सोचा, अल्लाह तुम्हें प्यारे से बच्चे का चाचू बनाए। मैंने वो लड्डू खा लिया और इस तरह 7 दिन तक रोज वो लड्डू ये सोचकर खा लेती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा देवर भी रोज मुझे कहानियां सुनाता कि ये लड्डू तो फलाने भी खाया था, जहाँ से मैं लेकर आया उनकी बड़ी हवा उड़ी है, लोग उनके पास जाते हैं और अपना मसला हल करवाते हैं, आपका मसला भी हल हो जाएगा। मैंने खसूसी दुआ भी करवाई है, लेकिन मेरे देवर ने मुझे ये भी कहा कि आपने ये बात अपने शौहर को बिल्कुल भी नहीं पता लगने देनी, क्योंकि वो ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते, और अगर उन्होंने ये जान लिया कि ये लड्डू आपको मैंने दिया है तो फिर तो वो मेरी जान ले लेंगे। मैंने कहा कोई लड़ाई चल रही है? तो कहने लगा नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, जहाँ गए हैं वहाँ मुझे भेजना चाहते थे, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था तो मुझसे नाराज हो गए हैं। मैंने उसे कहा कि इतनी छोटी सी बात है, वो तो ऐसे नाराज हो रहे थे जैसे तुम्हारे साथ जीना मरना ही खत्म हो गया है। कहने लगा हाँ बस ऐसे ही है, फौरन गुस्सा कर लेते हैं। लेकिन उन दिनों मैंने अपने देवर में एक और बात नोट की थी जो वो पहले कभी नहीं करता था, वो ये कि अब वो रात को देर से घर आया करता था। मैं भी अकेली थी, इसलिए मैंने उसे कहा कि जल्दी आ जाए करो, मेरा दिल घबराता है। उसने कहा भाभी जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन काम ही ऐसा है, जो आपके लिए सुबह लड्डू लाता हूँ सारी रात उस पर अमल होता है और वो अमल करवाने के लिए मुझे वहीं बैठना पड़ता है। 7 दिन तक मैंने वो लड्डू खाया और अपने शौहर को बहाने से बुला लिया। उसे कहा कि तुम आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी काम है, मेरा दिल भी नहीं लगता, मैं अकेली हूँ। शौहर ने कहा ठीक है, फिर
मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मेरा काम बहुत ज्यादा है। मैंने कहा कि हाँ आ जाए, मुझे आपकी जरूरत है। लेकिन जब शौहर आया तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि उसने मेरे देवर को सलाम तक नहीं किया। उसके पास से ऐसे गुजर गया जैसे वो बैठा ही नहीं था वहाँ। मेरा देवर भी हैरान था क्योंकि इससे पहले वो ये कह रहा था कि जब आएंगे तो मुझे जरूर माफ कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मेरे शौहर ने ऐसा नहीं किया। मेरा शौहर मुझे अपने साथ दूसरे शहर में ले गया और मैं वहीं पर रहने लगी। अभी मुझे यहाँ रहते हुए 1 महीना हुआ था कि पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। ये खबर मेरे लिए ऐसी थी जैसे मरते हुए इंसान को जिंदगी मिल जाए। शादी के 10 साल बाद इस तरह की खबर मिलना कोई छोटी बात नहीं थी। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। मैंने अपने शौहर को लड्डू वाली बात तो ना बताई, लेकिन अपने देवर को ये बात जरूर बताना चाहती थी। मैंने कहा कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता हम उसी शहर में रहेंगे। मेरा शौहर भी बहुत ज्यादा खुश था। जब अपने देवर को कॉल की, नंबर मिलाया तो उसका नंबर बंद जा रहा था। मैंने घर के नंबर पर कॉल की तो नौकर ने नंबर उठाया, कहा कि छोटे साहब घर पे नहीं है और उनका फोन गुम हो गया है। मैं अपने देवर को ये बात बता ना सकी, लेकिन मैंने उसके लिए मैसेज जरूर छोड़ दिया कि वो कभी न कभी देख लेगा। शौहर ने कहा कि किसको मैसेज कर रही हूँ, तो मैंने कहा आने वाले बच्चे के चाचू को। वो कहने लगा कि कोई जरूरत नहीं है चाचू कहने की, उसका हमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा क्यों?